हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। हाँ गाइस, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पहले उस वाले वीडियो मतलब उस वाले चैनल में, मेरे पहले चैनल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ओके, और जैसे वो प्रॉब्लम ठीक होगी मैं वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी से बोल रहा था कि उसे उसके पेरेंट्स की याद आ रही है, तो वो क्या मिलने जा सकता है। पर वांगजी ने कोल्डली उसे ना बोल दिया था, जिसे सुनकर विंग इमोशनल हो गया था और वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ वांगजी, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं 23 साल से उनके साथ रहता था। प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दो। मैं उन्हें एक बार देख लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं मैं प्लीज़, ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी उसे देखते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, नहीं, तुम उनसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर विंग वांग जी के हाथ को छोड़कर सीधा वैनिंग के पास जाकर बोलता है, ठीक है, मैं वैनिंग के साथ चला जाऊंगा। ये बोल वो वैनिंग का हाथ पकड़ लेता है और वो उसको कहता है कि चलो। पर वांग जी अपने प्लेस से उठते हुए कहता है, वैनिंग। ये बोलकर वो वैनिंग का नाम चिल्लाता है, जिसे सुनकर वैनिंग विंग से एक कदम पीछे हट जाता है और वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तभी वांग जी वैनिंग को ऑर्डर देके तो वो बोलता है, वैनिंग, तुम्हारे पास बहुत सारे काम हैं, जाओ उसे कंप्लीट करो। ये सुनकर वैनिंग वहां से तुरंत ही चला जाता है। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था और वो वांग जी के पास आते हुए कहता है, क्या तुम जेलस थे। ये सुनकर वांग जी उसके देखते हुए कहता है, नहीं। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और फिर वो वांग जी के होठों पे किस कर देते हो मतलब किस करते हुए बोलता है, हस्बैंड, मुझे तुम्हारे आर्म में सोना है। प्रेगनेंसी के कारण मुझे बहुत ज़्यादा स्लीपी स्लीपी सा फील होता है। ये सुनकर वांग जी उसे कोल्ड आवाज़ में ही बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। ये बोलकर वो थ्रोन में जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। फिर उसे फील होता है कि कोई उसके लैप में आके बैठ गया, जिसे देखकर वांग जी शॉक होकर विंग से पूछते हैं, तुम अभी भी यहीं हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने मतलब आर्म को वांग जी के नेक पे डालकर अपने सर को वो वांग जी के कंधे पे रखते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, ऐसे ही, गुड नाइट हबी। ये बोलकर वो अपने सर को उसके कंधे पे रखकर वहीं सो गया था। वहीं वांग जी भी एक छोटी सी आवाज़ में उसे गुड नाइट विश करता है। वहीं विंग वांग जी के साथ ही वैसे ही सो गया था। जैसे वांग जी को महसूस होता है कि विंग सो गया, वो उसे उठाकर ब्राइडल स्टाइल में उसके रूम में लेके जाता है और वो जेंटली उसे बेड पे सुला देता है। पर वांग जी वहां से जा पाता कि विंग ने उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे वांग जी शॉक। वहीं विंग अपनी हल्की सी आंखें खोलता है और वो वांग जी को बेड पे सुलाकर उसके आर्म में या बोले तो उसके शोल्डर पे अपने सर को रखकर उसे टाइटली पकड़ लेता है और अपने पैरों को भी वांग जी के पैरों में रख लेता है, ताकि वांग जी वहां से जा ना पाए। पूरी रात भर विंग उसी पोजीशन में सोता है और वांग जी भी वहां से 1 इंच भी नहीं हिलता, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सोया हुआ था। वांग जी जरा सा भी उसकी ब्यूटीफुल से स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पूरी रात भर वांग जी विंग के साथ ही उसी तरह कडल करके सोया हुआ था। आज तो वांग जी को भी बहुत ज़्यादा ही पीसफुल नींद आई थी। ऐसे ही एक दिन इवनिंग के टाइम विंग को अचानक से ही अपने टमी में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था कि आखिर उसे हुआ क्या। वो अपने रूम में जाता है, तभी उसने शुयांग को बोला कि उसे वांग जी को बुला लेना चाहिए। शुयांग भी वांग जी को लेकर सीधा विंग के रूम में ही आता है। पर वांग जी के आने के बाद उसे अचानक से उसके पेट में पेन फील नहीं होता। विंग वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। वहीं शुयांग वहां से जल्दी से निकल जाता है। वांग जी विंग से पूछता है, क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये सुनकर विंग उसे आंसर करते हुए कहता है, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया, पर अब नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी अपनी आईब्रो को उठाते हुए बोलता है, तो तुम ठीक हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाकर उसे हाँ में जवाब देता है और उसे अपने पास आकर बैठने को बोलता है। पर वांग जी उसे कहता है, नहीं, मैं जा रहा हूँ। पर विंग कहता है, वांग जी,
प्लीज़ इस टाइम मत जाओ, मुझे इस टाइम तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ वांग जी, कुछ टाइम के लिए मेरे साथ रह जाओ। ये बोलकर वो पाउट बनाता है, पर वांग जी उसे कोई भी रिस्पॉन्स ना करते हुए सीधा डोर की तरफ जाता है, पर विंग बेड से उठकर सीधा वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि लीव मी, पर विंग उसे कहता है बनी सा स्माइल दिखाते हुए, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, फिर वहां से वो डिसअपियर हो गया था। विंग देखता है कि वहां पर वांग जी है ही नहीं। विंग पाउट बना लेता है और फिर अपने माइंड में ही सोचता है, मुझे पता है तुम कहाँ हो माय लव। ये बोलकर वो उस जगह जाने लग गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। विंग देखता है कि वांग जी थ्रोन पे बैठा हुआ है। विंग के होठों में एक स्मक आ गया था और वो उसके पास जाता है। वांग जी उसे देखता है, जिसके कारण वो खड़ा हो गया था और वो उसे पूछता भी है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर विंग जल्दी से उसके पास आता है और उसे थ्रोन पे पुश करते हुए उसके लैप पे आके बैठ गया था और कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम क्यों मेरे पास नहीं आते। हमारे अनबॉर्न चाइल्ड को अब भी तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हें बहुत मिस करता है। आई लव यू हस्बैंड। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी कोल्ड एक्सप्रेशन से कहता है, तो ये सुनकर विंग अपने सर को वांग जी के शोल्डर पर रखकर उसे टाइटली गले लगाते हुए इमोशनल फील कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे। वो कहता है, वांग जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे हर मिनट तुम्हारी याद आती है, मुझे तुम्हारे साथ ही अपना टाइम बिताना है, पर तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो। ये बोलकर वो अपने आंसू को बहाने लगा। वांग जी को विंग के आंसू फील हो रहे थे। वांग जी साइलेंट हो गया था, वो कुछ भी नहीं करता, वो विंग को पुश भी नहीं करता। वहीं विंग वांग जी के नेक को किस करता है, अपने नोज को उसके नेक पे रब करता है और वांग जी को फील हो रहा था कि विंग अपनी ब्रीथिंग को अपने मतलब वांग जी के नेक पे इनहेल कर रहा है, या बोलूँ तो विंग की ब्रीथिंग वांग जी को अपने नेक पे फील हो रही थी। विंग कहता है, वांग जी, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, क्या हम डिनर कर सकते हैं, तुम मेरे साथ डिनर करोगे प्लीज़, प्लीज़ अभी। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी भी उसे में रिप्लाई कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद वैन निंग उन दोनों के लिए खाना लेके आता है। दोनों खाना खाते हैं और फिर से विंग वांग जी के लैप में ही बैठ गया था और वो वांग जी के कंधे पर ही अपना सर रख के सो गया था। वहीं वांग जी साइलेंटली विंग के आर्म को सहलाए जा रहा था और फिर वो उसे अपनी आर्म में लेकर विंग के रूम में आता है। वो विंग को बेड पे सुलाता है, उसे कंबल से ढकता है और फिर वहां से चला गया था। 1 घंटे बाद विंग को अचानक से ही अपने टम्मी में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। पहले से भी ज़्यादा अपनी टम्मी में पेन फील हो रहा था। वो अपनी टम्मी को पकड़ लेता है और वो उठ गया था। वो कहता है, बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी मम्मा के साथ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं ना, पर तुम मुझे बहुत सा पेन क्यों दे रहे हो। ये बोलकर वो अपने टमी को करेस कर रहा था। विंग तो पूरी रात भर इस दर्द के कारण सो ही नहीं पाया। अगली सुबह विंग को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, उसे अपनी टमी में भी दर्द हो रहा था। वहीं शॉ शिनचैन भी टेंशन हो गया था। विंग की इस कंडीशन को देखकर शॉ शिनचैन सीधा शुयांग को ये बोलता है कि विंग को फीवर हो गया है। फिर शुयांग सीधा वांग जी को बताता है विंग के फीवर के बारे में और उसके टमी के पेन के बारे में। शुयांग और वांग जी सीधा विंग के रूम में जाते हैं। वांग जी देखता है कि विंग बेड पे सोया हुआ है और उसने अपने टमी को होल्ड किया हुआ है। वांग जी उसके पास जाता है और विंग अपने आंसू भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग थोड़ी दर्द भरी आवाज में वांग जी का नाम लेता है। वांग जी उस रूम में जितने भी लोग थे वो उन सभी को जाने बोलता है, जैसे शाओ शिनचैन, शुयांग और जितने भी घोस्ट उस रूम में थे उन सभी को बाहर भेज देता है। सारे लोग भी बाहर चले गए थे। फिर वांग जी विंग के बेड पर ही बैठ गया था। वहीं विंग रोने लग गया था और वो अपने सर को वांग जी के लैप पे रख लेता है। वांग जी उसके फॉरहेड को टच करता है। विंग का फॉरहेड बहुत ज़्यादा ही वेट हो गया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। विंग अपने आप को वांग जी के बाहों में अच्छे से कंफर्टेबल से उसके लैप पे सुला लेता है। 5 मिनट बाद
विंग को अच्छा लगता है। उसके टमी में भी अब पेन नहीं हो रहा था। विंग का फीवर भी अब चला गया था, पर भी वो अपने सर को वांग जी के लैब से हटाता नहीं। विंग वांग जी से पूछता है, वांग जी अब मैं ठीक हूँ, पर तुमने किया क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम तो अपने आप ठीक हो गए। विंग कहता है, पर कैसे? वांग जी उसे उसे कहता है कि मुझे नहीं पता। और फिर आधे घंटे बाद विंग अपने सर को वांग जी के लैब से उठाता है और वो वांग जी को देखने लगा। तभी वांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी वहां से उठकर विंग के रूम से चला गया था। ऐसे ही 2 दिन पास हो जाते हैं। विंग और वांग जी नोटिस करते हैं कि जब भी वांग जी विंग अलग होते हैं तब तब विंग के बैली में बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर एक दिन ऐसे ही मॉर्निंग के टाइम पे सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहीं विंग वांग जी का उस ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करने का वेट कर रहा था, पर वांग जी तो आया ही नहीं। विंग जिसे देखकर पाउड बना लेता है और वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के बाद शाओ शिनचैन और शुयांग शॉपिंग के लिए जाते हैं। शाओ शिनचैन विंग के लिए बहुत सारी चीज़ लाया था। जब शाओ शिनचैन और शुयांग मार्केट से वापस आए, वो सीधा विंग के रूम में जाता है। वहीं वो सारे विंग को सामान देने लगा। विंग भी एक्साइट हो गया था और वो सारे शॉपिंग बैग को खोल खोल के देख रहा था। शाओ शिनचैन भी उसके लिए आइसक्रीम लाया था, जिसे देखकर विंग आइसक्रीम खाने लगा और वो इमोशनल फील कर रहा था और वो अपने दोस्तों को याद भी कर रहा था। विंग अपने दोस्तों के बारे में ही सोच रहा था कि वो सारे कितने ज़्यादा फन किया करते थे। उसके आंखों में आंसू भर गए थे और वो शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए उसे थैंक यू बोलता है। तभी शाओ शिनचैन कहता है, नो नीड, तुम मेरे फ्रेंड हो तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें थैंक्स बोलने की। ये बोल वो उसे हक कर लेता है। फिर विंग दूसरे शॉपिंग बैग को खोलता है, पर उसमें जो चीज निकला, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। शाओ शिनचैन उसे देखते हुए कहता है, क्या? तभी विंग उसे वो प्रोटेक्शन, हाँ वो एक प्रोटेक्शन था, जिसे देखकर शाओ शिनचैन उसे जल्दी से अपने हाथों से पकड़कर पीछे छुपा लेते हुए वो ब्लश करने लगा। वो अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने ब्लशिंग फेस को हाइड करने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग शाओ शिनचैन से पूछता है, तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? ये सुनकर शाओ शिनचैन थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, एक्चुअली मैं और शुयांग, ये बोलकर वो आगे कुछ कह पाता कि विंग एक्साइट होते हुए उसे कहता है, तुम दोनों रिलेशन में हो, तुम दोनों प्यार करते हो। ये सुनकर शाओ शिनचैन ब्लश होते हुए अपना सर को नोट करता है और फिर वो बताने लगा कि कैसे वो दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ है। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था अपने दोस्त के लिए। अब रात का टाइम, विंग बेड पे सोया हुआ था कि अचानक से उसे अपने टमी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। वो बेड से उठ गया था और वो अपने टमी को पकड़ता है और वो वांग जी का नाम लेता है और सीधा वो बेड से उठकर वांग जी के पास हॉल में जाने लग गया था। वो देखता है कि वांग जी थ्रोन पे बैठा हुआ है। विंग जल्दी से चलकर वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर विंग उसे बताता है, वांग जी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपने टमी में। ये सुनकर वांग जी कहता है, चलो हम रूम में चलते हैं। ये बोलकर वांग जी उसे रूम में लेके जाता है और फिर वो कि विंग अपने सर को वांग जी के लैप में रखता है। कुछ टाइम बाद उसे अच्छा फील होता है। तभी विंग वांग जी से कहता है, वांग जी आई थिंक शायद तक बेबी को मेरे साथ तुम चाहिए, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करता है। जिसे सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो भी विंग के साथ ही बेड पे लेट गया था। दोनों एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। विंग वांग जी के हाथ में था। वहीं दोनों ही पीसफुली वहां पर सो जाते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतते गया, महीने बीतते गए। अब विंग को 4 महीने हो चुके उसकी प्रेगनेंसी को। उसकी बैली भी हल्की सी शो होने लग गई है। वहीं अब हर दिन वांग जी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम विंग के साथ ही बिताता है, क्योंकि अगर वो विंग के साथ नहीं बिताता टाइम तो विंग को अपनी बैली पे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होने लग जाता है। एक दिन ऐसे ही विंग और वांग जी अपने बेड पे सोए हुए थे। वांग जी विंग को लेकर कडल करके सोया हुआ था, पर विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। वांग जी अभी सो चुका था। विंग अपने हाथों को वांग जी के फेस में फहराने लगा और वो उसके लिप्स को टच करता है और धीरे से विंग वांग जी के नेक को टच करने लगा और धीरे धीरे उसके शर्ट को
फ्रंट से खोल देता है और फिर विंग उसके चेस्ट को किस करता है, जिससे वांग जी उठ गया था। वो विंग को वाइडर आंखों से देखने लगा, पर विंग तो उसके नेक को और उसके चेस्ट को सक करने में बिजी था। वांग जी उसे सेमलेस बोलता है, जिसे सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो ब्लश होते हुए अपने फेस को उसके चेस्ट में छुपा लेता है। वांग जी की आंखें डार्क हो गई थी। वो डार्कली विंग को देखने लगा। वहीं विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो उसे कहता है, देखो, किसे तुम सेमलेस कह रहे हो? तुम भूल गए क्या? कुछ महीनों पहले तुम कैसे मेरे रूम में आया करते थे, मुझे किस किया करते थे, और एक दिन तो मेरे तुमने ट्राउज़र ही निकाल दिया। तुम भूल गए? जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में रहता था तो तुम कैसे सेमलेसली मेरे साथ क्या-क्या किया करते थे। मैं कितना ज़्यादा डर जाता था, पर भी तुम हर रात को मेरा एडवांटेज लिया करते थे, और जब मैं कर रहा हूँ तो तुम मुझे सेमलेस बुला रहे हो। ये बोलकर विंग पाउट बना लेता है। वांग जी को वो सब बातें, पुरानी बातें याद आने लग गई थी, जिसे सोचकर उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। विंग इसे नोटिस करता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वांग जी के लिप पे किस कर देता है। वांग जी शॉक ही हो गया था, पर वो भी कुछ नहीं बोलता। विंग कुछ टाइम उसे किस करता है और फिर किस को ब्रेक करके कहता है, क्या वो तुम्हें पसंद है? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और वो सिर्फ विंग को डार्क आंख से देख रहा था। विंग स्मक करता है और फिर वो वांग जी को टच करने लगा। वांग जी स्टन्ड हो गया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा सिमले जैसी हरकतें कर रहा था। वांग जी उसे ही देख रहा था, क्योंकि विंग वांग जी के दोनों थाइस के बीच में रब किए जा रहा था। वांग जी के ट्राउज़र को भी निकाल दिया था उसने। वांग जी मौन करना चाहता था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। फिर विंग बेड पे बैठ गया था और वो वांग जी से कहता है, कितने सारे महीने हो गए हैं तुमने मुझे टच नहीं किया। मैं चाहता हूँ तुम्हारा टच। अगर तुमने मुझे टच नहीं किया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, क्या तुम सच में यही चाहते हो? ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाकर बोलता है, हाँ, फास्ट। मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ तुम्हारे टच के लिए। प्लीज़ वांग जी, मैं हरनी हूँ। ये बोलकर वो वांग जी हँस हस्की वॉइस में देखता है और फिर वो अपने कपड़ों को निकालने लग गया था। कुछ ही टाइम में वो पूरी तरह नेकेड उसके सामने बैठा हुआ था। उसके मतलब वो थोड़ा प्रेग्नेंट था ना, तो उसकी बॉडी में चेंजेस वांग जी को बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही थी। वांग जी अपने सलाइवा को निगल लेता है और फिर वो विंग को देखने लग गया था। प्रेगनेंसी के कारण विंग का हल्का सा चेस्ट भी बाहर आ गया था, जिसे देखकर वांग जी को विंग से नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर विंग वांग जी के फेस के पास आता है और उसे हंग्रीली किस करने लगा। वांग जी भी उस किस का रिस्पॉन्स करता है और फिर वो भी अपने कपड़ों को उतार देता है और फिर विंग के साथ वो सब करने लग गया था। दोनों बहुत ही हॉट और पैशनेट होकर अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे रूटीन कर रहे थे। वहीं विंग इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था कि उसके तो वाइट कलर के मतलब पंख भी बाहर आ गए थे। वहीं वांग जी जब विंग को इस तरह एक्साइट देखता है तो वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके भी ब्लैक कलर के विंग्स और हॉर्न्स या बोले तो उसके सींग और पूंछ निकल आई थी। फिर 3 राउंड के बाद वांग जी और विंग रुकते हैं। वांग जी विंग के पूरी बातों को ओबे कर रहा था। वो दोनों अभी बेड पे नेकेड लेटे हुए थे। विंग वांग जी के हॉर्न्स को देखता है और फिर उसके साथ खेलने लग गया। वांग जी उसे देखता है पर कुछ भी नहीं खेलता, मतलब कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग उसके पूंछ के साथ भी खेलने लग गया। वांग जी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वो विंग के चाइल्डहुड बिहेवियर को देख रहा था। फिर विंग वांग जी के ब्लैक जो पंख थे उसको देखने लगा और उसके साथ खेलने लगा। वांग जी भी विंग के उस वाइट कलर के पंख को पकड़ लेता है और तभी विंग कहता है, वांग जी, क्या तुम भी मुझे मसाज कर सकते हो मेरे वेस्ट में? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी उसे लेटा देता है और फिर उसके बैक को मसाज करने लगा। फिर मसाज के बाद विंग वांग जी को लेकर सो गया था। दोनों एक दूसरे की आर्म में सोए हुए थे। अब ऐसे ही पूरे 7 महीने हो चुके थे। विंग मतलब वांग जी हमेशा ही विंग के साथ टाइम बिताया करता था, पर विंग को अब बहुत ज़्यादा ही हनी फील होता था वांग जी के लिए। पर वांग जी उसे टच भी नहीं करता था, क्योंकि वांग जी विंग को हार्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये सब करने से विंग की बॉडी में
कुछ भी हो सकता है, वो प्रेग्नेंट है, 7th मंथ प्रेग्नेंट, तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वांग जी उसे टच नहीं करता। वहीं एक दिन मॉर्निंग में विंग अचानक से ही रोने लग गया था। कोई मतलब कोई को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि विंग का रोने का रीज़न क्या है। विंग अपने रूम में जाता है और वो बेड पे बैठकर अपने घुटनों को हग करके रोने लग गया था। वहीं वांग जी विंग को फॉलो करते हुए उसके रूम में आता है और वो गेट को क्लोज करके उसके पास ही बैठ गया था और वो उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता रीज़न। ये सुनकर वांग जी उसे नाव में सर हिलाकर बताए, नहीं, मुझे कैसे पता होगा। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा बच्चों की तरह रोने लग गया, जिसे देखकर वांग जी उसके बालों को पैट करते हुए कहता है, क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें खाना खाना है? या फिर तुम अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड से मिलना चाहना चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो। ये सुनकर विंग कहते हैं, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। और क्या तुम पागल हो? मैं 7 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मैं कैसे ऐसे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड को देख पाऊंगा? मैं कैसे उन्हें फेस करूंगा? ये बोल वो वांग जी को गुस्से में देखने लगा। वहीं वांग जी शौक विंग उसके ऊपर चिल्ला रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्टन्ड हो गया था। वहीं विंग अपने सर को वांग जी के चेस्ट में रख के बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया था। वांग जी थोड़ा-सा टेंशन में हो गया था, मतलब टेंशन हो गया था। वो कहता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? बोलो मुझे, तुम जो भी चाहोगे मैं दूँगा तुम्हें। तुम्हें क्या पेन हो रहा है अपनी टमी में? ये बोल वो मतलब विंग को देखता है। विंग उसके चेस्ट में ही एक पंच करते हुए बोलता है, वांग जी, मुझे तुम्हारे टच की ज़रूरत है। प्लीज़, मैं तुम्हारे टच के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं नहीं करने वाला। तुम 7 मंथ प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारे बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर विंग रोने लग गया था और वो पाउट बनाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते अपने हस्बैंड की? ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, फर्स्ट थिंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तुम मुझे हस्बैंड बोलना बंद करो और सिर्फ तुम 2 महीने के लिए बस यहाँ हो। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। और सेकंड थिंग, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूँगा तुम्हारी प्रेगनेंसी में। ये बोल वो विंग को देखने लगा। विंग उसे गले से लगाकर बोलता है, वांग जी, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम अपनी ड्यूटी को तो निभाओ, तुम मुझे सेटिस्फाइड करो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी उसे पुश कर देता है हल्का सा और वो बेड से उठ जाता है। विंग कुछ सोचता है और उसके होठों में एक स्मक आ गया और वो उसे टीज करते हुए बोलता है, लगता है मेरा वांग जी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, इसीलिए तो उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो मुझे अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड कर सके। लगता है तुम्हारा शेर कमज़ोर पड़ गया है, इसीलिए तो देखो तुम मुझे सिर्फ बहाने बना रहे हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखें डार्क हो गई थी और वो कहता है, क्या कहा तुमने? ये सुनकर विंग कहता है, मेरा बात क्लियर है, तुम ओल्ड हो चुके हो, इसीलिए देखो अब तुम्हें सुनाई भी नहीं देता। तुम्हें तो प्रॉपर सुनाई भी नहीं देता। लगता है मेरा हस्बैंड ओल्ड हो गया है, वो मुझे सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकता। आई थिंक मुझे वेन्निंग को ही अपनी हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए। ये बोलकर वो वांग जी को टीज करता है। जब वांग जी विंग के मुंह से वेन्निंग का नाम सुनता है, वो जेलस हो गया था और वो अपने पूरे कपड़े उतार कर सीधा विंग के पास आने लगा, वो भी गुस्से से। वहीं विंग अपने माइंड में सोचता है, मिशन सक्सेस। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग जी मुझे आज पूरा दिन भर छोड़ने वाला नहीं है। क्या मैंने वांग जी को ज़्यादा गुस्से में दिला दिया? क्या मैंने ज़्यादा उसको टीज़ कर दिया? पर मुझे तो हैप्पी होना चाहिए ना, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने ही डिसीज़न में कि मैंने वांग जी को टीज़ किया, मुझे रिग्रेट होने वाला है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये बोलकर वो वांग जी को देखने लगा, उसकी बॉडी पूरा शिवर करने लग गई थी। वो वांग जी के गुस्से को बहुत अच्छे से पहचानता है, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी और वो अपने माइंड में सोचता है, ओह माय गॉड, प्लीज़ इस बार मुझे बचा लेना। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी वांग जी को टीज़ करने के बारे में नहीं सोचूंगा। ये बोलकर वो वांग जी के उस डार्क ऑरा को महसूस कर पा रहा था। वहीं वांग जी विंग के नेक को पकड़ लेता है और उसे बहुत रफली किस करने लगा। वो विंग के कपड़े उतार देता है और फिर उसके साथ वो सब करने लगा था। सुबह के 7 बजे से लेकर विंग को वो पूरी शाम तक वो सब करता है।
वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक विंग के साथ वो सब करता है, और जब लास्ट मोमेंट में विंग रोने लग गया था, वो उसे बैक करने लग गया था, तब जाकर वांग जी उसे छोड़ता है। पर भी उसके साथ 2 और राउंड करने के बाद वांग जी बेड से उठता है और वो विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पेल पड़ गया था, जिसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में टेंस हो गया था, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। और ऐसे में वांग जी उसके साथ ये सब कर दिया। वांग जी इमीडिएटली वहाँ शावर के लिए निकल जाता है और वो विंग को भी शावर लेने में हेल्प करता है। पर जब वो शावर ले रहा था तो पूरे टाइम विंग बस रोए जा रहा था, क्योंकि उसे अपने लोअर बॉडी में और अपने टमी में पेन फील हो रहा था। वांग जी जल्दी से वहाँ का बेडशीट बदलता है, विंग को उस बेड पे सुलाता है, और फिर वो शाओ शिनचैन को कॉल करता बुलाता है उसे चेक करने के लिए। शाओ शिनचैन जब विंग को चेक करता है तो उसे रिलीफ मिलता है, पर वो वांग जी को डांटने लग गया था कि वो कैसे कर सकता है ये सब। शाओ शिनचैन को लग रहा था कि वांग जी ने विंग को फोर्स किया है ये सब करने के लिए, उसे नहीं पता था कि विंग ने ही ये सब किया है। पर भी वांग जी चुपचाप बस उसकी बातों को सुन रहा था। फिर उस शाओ शिनचैन उसे बताता है कि विंग का बेबी ठीक है। फिर ये सुनकर वांग जी रिलीफ में सांस लेता है, और फिर वांग जी वैनिंग को बुलाकर मेडिसिन वाला सूप प्रेयर करने बोलता है, और फिर वो सूप लेकर वैनिंग सूप लेकर विंग के पास आता है और वो सूप को दे देता है। विंग भी उस सूप को पी लेता है। फिर ऐसे ही अब 2 महीने और भी बीत चुके थे। अब 9 मंथ हो गया था विंग की प्रेगनेंसी को। वांग जी बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था, क्योंकि वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था, और साथ में उसके अनबॉर्न बेबी को भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर भी वो क्या करे, उसके दिल में उन दोनों ने जगह बना ली है। ऐसे ही एक दिन विंग और वांग जी गार्डन में बैठे हुए थे। वहीं विंग गार्डन में बैठकर कुछ बनीज के साथ खेल रहा था, और वांग जी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और वो स्काई में देखकर अपने फैथ के बारे में सोच रहा था। तभी विंग स्लोली सा अपने टमी को लेकर उठता है। वो डीप ब्रेथ लेता है। वांग जी जब देखता है तो वो उसके पास आता है। विंग अभी 9th मंथ प्रेग्नेंट है, वो कभी भी बर्थ दे सकता है, इसीलिए उसे खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए उसके हाथ, एक हाथ उसकी बैली पे थे तो दूसरी उसकी कमर पे। वांग जी जब ये देखता है तो उसके पास आता है और वो उसके कमर को पकड़ लेता है। वांग जी को देखकर विंग कहता है, वांग जी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्या मुझे पानी चाहिए। ये सुनकर वांग जी विंग को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ तुम मत जाओ ना, तुम मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, कोई किसी और को बोल दो। तुम्हें पता है मुझे सुबह से ही अपने बैली में हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर विंग उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी उसे कहता है, रुको मैं तुम्हें तुम्हारे रूम लेके जाता हूँ। ये बोलकर वो विंग को उसके रूम में लेके जाता है और उसे बेड पर अच्छे से सुला देता है। अब शाम का टाइम, विंग को अचानक से ही अपने बैली में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। वांग जी उसके पास ही बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद उसे पता चलता है कि विंग डिलीवरी करने वाला है, इसीलिए वांग जी शाओ शिनचैन को बुलाता है। शाओ शिनचैन और कुछ घोस्ट जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो सभी विंग के रूम में आ जाते हैं और वो उसकी डिलीवरी में मदद करने लगे। वहीं वांग जी रूम से बाहर आ गया था। शुयांग और वैनिंग उसके पास ही खड़े हुए थे। वो विंग के बारे में पूछने लगे, जिसे सुनकर वांग जी बताता है कि विंग अब बेबी को बर्थ देने वाला है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ उस रूम से विंग की चीखों की आवाज़ आने लग गई। तभी अचानक से वहाँ का वेदर भी चेंज होने लग गया। वहाँ पर फूल बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिलने लग गए थे, पेड़ों से फूल गिरने लग गए थे, प्लांट में भी फूल आ गए थे। बाहर तो रेनबो भी दिखाई दे रहा है। बाहर का वेदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तभी हमारा शुयांग वांग जी को देखता है, वह अपने माइंड में सोचता है, वांग जी तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, पर तुम अपने फेस में ये सब क्यों नहीं दिखा रहे हो। मुझे पता है तुम अपने बच्चे को कभी भी हर्ट नहीं करोगे। ये बोलकर वो वांग जी को ही देख रहा था कि कुछ टाइम बाद उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। सारे लोग खुश हो गए थे। वहीं वांग जी, उसके आंखों से एक बूंद की आंसू गिर गए थे। वांग जी उसे जल्दी से वाइप कर लेता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं अंदर
विंग बेबी को बर्थ देने के बाद अनकॉन्शियस हो गया था। शाओ शिनचैन और कुछ घोस्ट बेबी को क्लीन करते और विंग को क्लीन करते हैं और फिर वो विंग के बॉडी को देखने लगे, वो ठीक है कि नहीं। फिर वांग जी अंदर आता है। अभी बेबी शाओ शिनचैन के हाथ में ही था। शाओ शिनचैन वांग जी को देखता है, वांग जी उसके पास आता है और बेबी को अपने हाथ में लेता है और अचानक से ही वो वहाँ से गायब हो गया। शाओ शिनचैन शॉक में हो गया था और वो इधर-उधर देखने लगा, वहाँ पर घोस्ट भी नहीं थे। शाओ शिनचैन अपने सलाइवा को निगल लेता है। वो विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था पर विंग तो अभी अनकॉन्शियस था। शाओ शिनचैन गेट को ओपन करने की कोशिश करता है पर वो देखता है कि उसके सामने वैन निंग खड़ा हुआ है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी शाओ शिनचैन वैन निंग से पूछता है कि वांग जी और अदर घोस्ट कहाँ हैं। ये सुनकर वो कह देता है कि वो सारे अंडरग्राउंड चैम्बर में हैं और वो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। जिसे सुनकर शाओ शिनचैन उसे कहता है कि मुझे वहाँ लेके चलो, पर वैन निंग उसे कहता है कि यहाँ पर किसी एक का रहना ज़रूरी है। अगर विंग उड़ गया तो उसे हमें हेल्प करना पड़ेगा। ये सुनकर शाओ शिनचैन उसे बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर रुको और तुम उसका ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। ये सुनकर वैन निंग अपना सर नोट करता है और फिर शाओ शिनचैन वहाँ से वांग जी, शुयांग और उन घोस्ट को ढूंढने के लिए चला गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होने वाला है। वांग जी अपने बेबी को लेके कहाँ गया है और क्या क्या करने वाला है, तो ये तो पहले पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।